नमस्कार। आज का ये वीडियो हमारा कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग यशपाल जी को पढ़ रहे हैं। यशपाल जी की कहानी है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज में लखनऊ की तहजीब के बारे में बताया गया है। एक व्यक्ति के एक नवाब साहब हैं। उन नवाब साहब के माध्यम से लेखक ने एक करैक्टर अपने आप को, एक चरित्र अपना खुद को रखा है और दूसरा उस सफ़ेद पोस्ट नवाब साहब को। नवाब साहब के माध्यम से लेखक ये बता रहे हैं कि किस तरह से नवाब लोग अपने जीवन का यापन करते थे, अर्थात वो लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते थे और उनकी सोच किस तरह थी। नवाब अपने समय के जो आम आदमी थे उनके साथ घुलना मिलना, बैठना, उनके साथ खाना पीना, ये सब अपनी शान के खिलाफ समझते थे। लेखक का विचार था कि वह ट्रेन में सफ़र करेगा और विंडो सीट पर बैठकर बाहर यानी प्राकृतिक नज़ारों को देखता हुआ एक नई कहानी को सोचेगा। ऐसा सोच करके उसने सेकंड क्लास का एक टिकट लिया जो थोड़ा महंगा होता है, कीमती होता है। लेखक ने उस महंगे टिकट को सिर्फ इसलिए लिया था ताकि उसे एकांत प्राप्त हो सके और विंडो सीट मिल सके। विंडो सीट से वह बाहरी प्राकृतिक नज़ारों को देखते हुए एक कहानी को सोचे। ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी थी। लेखक लगभग दौड़ता हुआ उस ट्रेन पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद जैसी उसकी सोच थी कि सेकंड क्लास का डिब्बा है, बहुत भीड़ नहीं होगी या कोई डिब्बा खाली हो सकता है, परंतु उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत वहाँ पर पहले से ही एक आदमी उपस्थित था और वो आदमी नवाब साहब थे लखनऊ के, जो आराम से एक विंडो सीट पर पलथी मार करके इस तरह से बैठे हुए थे जैसे पूरे डिब्बे को उन्होंने किराए पर ले रखा है। लेखक उनको देख करके थोड़ा हचकिचाया, यानी थोड़ा सा असमंजस में पड़ा, परंतु लेखक वापस ट्रेन से उतर नहीं सकता था क्योंकि ट्रेन चल चुकी थी। तो लेखक ने ऐसा प्रदर्शित नहीं किया कि उस डिब्बे में आने का उसे अफसोस है, परंतु नवाब साहब ने लेखक के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। लेखक के साथ नवाब साहब ने कैसा व्यवहार किया, फिर आगे क्या होता है, क्या लेखक कहानी को सोच पाता है या नवाब साहब की वजह से कहानी बिगड़ जाती है, या लेखक ने नवाब साहब के ऊपर ही एक कहानी लिख डाली। इस चीज़ों को समझने और देखने के लिए हम लोग इस वीडियो में पिछले वीडियोस में जहां हमने छोड़ा था उसके आगे देखते हैं। ये एक बड़ी रोचक कहानी है, बड़ी इंटरेस्टेड है और साथ ही बड़ी इसमें जगह जगह पर व्यंग का भरमार है। एक ऐसी चीज़ें बताई गई इसमें जो आप अपने जहन में यानी अपने विचारों में कभी ला ही नहीं सकते, पर लेखक ने उन नवाब साहब की उस तहजीब को देखा और देख करके उसको समझा। जगह जगह पर फारसी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन शब्दों का अर्थ मैं आपको बताता रहूँगा, उसे आप अपनी पेंसिल से उसी बुक में, किताब में तुरंत लिख दीजिए, जिससे आप कभी भूलिए ही नहीं, और जब आपको पढ़ना हो, जब आप दोबारा पढ़ें तो वापस उस अर्थ को तुरंत समझ सकें, क्योंकि उन शब्दों का अर्थ समझे बिना आप आगे की कहानी नहीं समझ सकते। तो चलिए अब हम लोग एक एक लाइन करके अगली कहानी को देखते हैं। हम लोगों ने कल यशपाल जी का ये स्टोरी शुरू की थी। यशपाल जी का इस पहले वाले पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि यशपाल जी यानी लेखक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ जाते हैं सेकंड क्लास का टिकट लेकर, और उनका ये सोचना रहता है कि वो एकांत में बैठ करके एक कहानी के बारे में सोचेंगे और ट्रेन से की खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा देखते हुए आगे जाएंगे और कहानी सोचते हुए निकलेंगे। परंतु लेखक जैसा सोच रहे थे एकांत के लिए, वैसा एकांत उन्हें मिला नहीं। अनुमान के प्रतिकूल
डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक जिस डिब्बे में दौड़ कर चढ़े थे उस डिब्बे में ऐसा नहीं था कि कोई नहीं था। उस डिब्बे में एक व्यक्ति बैठे थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पलथी मारे बैठे थे। लेखक बता रहा है कि एक व्यक्ति जो लखनऊ के नवाब थे, वो नवाबी नस्ल के व्यक्ति थे और वो पलथी मार कर यानी बड़ी सुविस्ते से बर्थ पर बैठे हुए थे। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। लेखक कह रहे हैं, सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। उनके सामने विंडो के खिड़की के पास, ट्रेन की खिड़की के पास जो छोटा सा टेबल बना था, उस टेबल पर नवाब साहब ने 2 चिकने खीरे रखे हुए थे, तौलिए पर रखा था। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक कह रहा है कि ट्रेन छूट चुकी थी और नवाब साहब को लगभग यकीन सा हो गया था कि वो इस डिब्बे में अकेले ही हैं। परंतु सहसा मतलब अचानक लेखक के आ जाने से नवाब साहब की आंखों का जो एकांतपन था, यानी उनका भी यही मंसूबा था, विचार था कि वो एकांत में सफ़र करेंगे, जो एकांत में चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। विघ्न का मतलब हुआ रुकावट, असंतोष का मतलब हुआ असंतुष्टि दिखाई देना। लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार से मैं खाली डिब्बे की तलाश में था, एकांत की तलाश में था, शायद नवाब साहब भी उसी एकांत की तलाश में थे। परंतु मेरे अचानक उस डिब्बे में प्रवेश करने से उनका जो एकांतपन का चिंतन था उसमें रुकावट यानी विघ्न उत्पन्न हो गया। लेखक का कहना यह है कि हम दोनों का मकसद यानी जो मंसूबा था वो अकेले सफ़र करने का था, एकांत में सफ़र करने का था। परंतु हम दोनों ने, नवाब साहब ने और हमने अपने ही एक दूसरे के एकांतपन को छीन लिया था, यानी हमने एक दूसरे के एकांत में विघ्न उत्पन्न कर दिया। लेखक करें सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए ही सूझ की चिंता में हो। लेखक कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि शायद नवाब साहब भी मेरी ही तरह किसी कहानी को लिखना चाहते हों या सोचना चाहते हों। लेखक कह रहा है जैसे मेरा उद्देश्य था कि मैं एकांत चिंतन में किसी कहानी के विषय में सोचूंगा, उसी तरह शायद नवाब साहब भी ये सोच रहे थे कि एकांत में मैं भी कोई कहानी सोचूंगा। ये केवल लेखक सोच रहा है, परंतु नवाब साहब क्या सोच रहे हैं ये अभी किसी को पता नहीं है। लेखक अपना अनुमान लगा रहा है, कह रहे हैं कि हो, या लेखक दूसरा अनुमान कर रहा है, या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते हुए देखे जाने के संकोच में हो। लेखक कह रहा है कि खीरा खाना नवाबों की शान के खिलाफ था, वो भी सिर्फ खीरा खाना, यानी आम आदमी तो खीरे को बड़े चाव से, बड़े पसंद से उसको खाता है, परंतु नवाब जैसे लोग खीरे को फल की तरह या अलग से नहीं खाते, वो केवल खाने में सलाद के रूप में ही इसे खाते हैं। करें अगर उन्हें कोई खीरा खाते हुए देख ले तो शायद उनकी नवाबी पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। लेखक सोच रहा है कि शायद इसीलिए नवाब साहब ने 2nd क्लास का टिकट लिया और चुपचाप एकांत में बैठे हुए थे। 2nd क्लास का टिकट लेना ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो नवाब थे। आम 3rd क्लास में वो सफ़र कर नहीं सकते थे, या तो वे 1st क्लास में सफ़र करेंगे या तो 2nd क्लास में। तो लेखक कह रहा है कि 1st क्लास में न जाकर नवाब साहब ने कुछ पैसे बचाए और खीरे खाने के उद्देश्य से यहाँ पर आए। परंतु खीरा अपदार्थ, लेखक बहुत इस शब्द का प्रयोग कर रहा है नवाब साहब के संदर्भ में कि खीरा नवाब साहब जैसे लोगों के लिए एक अपदार्थ वस्तु है, यानी उसे नवाब जैसे लोग नहीं खा सकते। करें कि ये उनके लिए एक अपदार्थ वस्तु, यानी उनके खाए जाने योग्य वस्तु नहीं है। उनकी निगाह में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो खाएं।
और खाते हुए देखे जाने पर उनकी शान और शौकत और नवाबी पर बट्टा लगता है, यानी अपमान होता है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, लेखक कह रहा है कि इसलिए शायद नवाब साहब ने इसी संकोच और भय से यहाँ पर एकांत में बैठे हुए थे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक कह रहा है कि जब लेखक डिब्बे में बैठा प्रवेश किया तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नवाब साहब ही थे और दूसरा कोई व्यक्ति पहुँचा तो वो लेखक था। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ हमारे भारत में ये सभ्यता है कि हम अपरिचितों को भी थोड़ा सा अच्छी दृष्टि से देख करके उन्हें मुस्कुरा करके या आंखें झपका करके या सर झुका करके कुछ न कुछ उत्साह दिखाते हैं कि आपके आने से मुझे प्रसन्नता हुई। और फिर जब कोई व्यक्ति पूर्णतया अकेला हो और वहाँ पर कोई व्यक्ति उपस्थित हो तो उस व्यक्ति को तो अवश्य ही उस व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहिए कि मैं अकेला था, अच्छा हुआ आप भी मेरे साथ शामिल हो गए। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक कह रहा है नवाब साहब ने मुझे देखकर किसी भी प्रकार का उत्साह नहीं दिखाया, अर्थात जरा सा भी मेरे प्रति सम्मान प्रकट नहीं किया। लेखक कह रहा कि अब मैं उनसे बोलूं, ये मेरा आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट जो था उनकी, ये उनको गवाही नहीं दे रहा। आत्मसम्मान का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं नवाब साहब से खुद से बोलता तो ये हमारा अपमान होता, हमारा यानी लेखक का। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो जो वहाँ पर पहले से उपस्थित होता है वो व्यक्ति उसका स्वागत करता है, ना कि तुरंत पहुँचा हुआ व्यक्ति पहले से पहुँचे हुए व्यक्तियों का स्वागत करता है। जैसे हमारे घर में कोई आएगा तो हम पहले उसे बैठने के लिए उसको जगह देंगे, फिर जगह मिलेगी तो हम भी बैठ जाएंगे, नहीं तो हम दूसरी व्यवस्था करेंगे। या पहले ऐसा तो होगा नहीं कि पहले मैं बैठ जाऊं, जगह बचेगी तो जो आया है वो भी बैठ जाएगा। लेखक की ये बात सोचने लगा। तो लेखक ने सोचा कि अगर मैं इनको क्या नाम से नवाब साहब को सम्मान देता हूँ या अपनी तरफ से कुछ कहता हूँ तो ये मेरा अपमान होगा। इसलिए लेखक ने कुछ नहीं किया, उनके सामने वाली बर्थ पर चुपचाप बैठ गए और आंखें चुराना मतलब निगाह बचाना ये एक मुहावरा है। कह रहे हैं इस तरह से आंखें चुराई जैसे उन्होंने भी उनको कोई देखा नहीं या वे उनको भी कोई भाव नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा करके लेखक चुपचाप बैठ गए। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ठाली बैठना मतलब बेकार बैठना। लेखक कह रहा जब मैं बेकार यानी खाली बैठता हूँ तो कल्पना यानी कुछ न कुछ मैं अवश्य ही सोचता रहता हूँ, ये मेरी पुरानी आदत है। लेखक कह रहा मैं अपनी पुरानी आदत से यानी कुछ सोचते रहने की आदत से बहुत मजबूर था और मैं उन नवाब साहब को देख करके कुछ न कुछ सोचने लगा। अब लेखक आपको ये बताना चाहते हैं कि उन नवाब साहब को देख करके मैंने क्या सोचा, यानी लेखक क्या सोचने लगा। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगा। लेखक कह रहा है कि नवाब साहब ने मुझे क्यों नहीं सम्मान दिया, यानी मुझे मेरा स्वागत क्यों नहीं किया, इस विषय में मैं सोचने लगा। लेखक कह रहा है कि मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि मेरे आ जाने से नवाब साहब को काफ़ी असुविधा हुई है और इसी संकोच का अनुमान में लगाने लगा कि जो असुविधा नवाब साहब को मेरी वजह से हुई है वो असुविधा क्या हो सकती है, ऐसा लेखक अनुमान करने लगा। अब क्या क्या अनुमान करता है देखते हैं। संभव है, लेखक कह रहा हो सकता है, संभव है यानी हो सकता है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। लेखक कह रहे हैं कि पहला अनुमान लेखक ने लगाया कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने का निर्णय लिया होगा कि मैं अकेले यात्रा करूंगा, ऐसा अनुमान लगाया होगा।
फिर उन्होंने सोचा होगा मैं फ़र्स्ट क्लास का टिकट ले लेता हूँ। फिर उनको लगा होगा जब अकेले ही यात्रा करनी है तो सेकंड क्लास में भी यात्रा की जा सकती है, वहाँ पर भी कोई अधिक भीड़ भाड़ नहीं होता है, किफ़ायत यानी बचत। उन्होंने सोचा होगा कि फ़र्स्ट क्लास में अधिक पैसे देने से अच्छा थोड़ा पैसा बचा करके सेकंड क्लास का टिकट ले लिया जाए और चुपचाप यहीं बैठा जाए। खरीद लिया हो और अब गंवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। लेखक कह रहा है कि मझला दर्जा यानी सेकंड क्लास का जो सफ़र होता है वो जो आम आदमी है उससे थोड़ा सा ऊपर व्यक्ति के लिए होता है, या उन व्यक्तियों के लिए होता है जो थोड़ा अधिक सुविधा से यात्रा करना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर लेखक जो के आ जाने के बाद नवाब साहब की स्थिति कुछ अजीब सी हो गई। लेखक कह रहा है कि उनको इस बात का भी भय लग रहा है कि एक तो वो सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे हैं नवाब होकर के, दूसरा खीरा भी रखे हैं, ये उनके लिए असुविधा का विषय है। कह रहे हैं अब गंवारा मतलब मंजूर होना, स्वीकार होना। कह रहे हैं गंवारा ना हो कि शहर का, अब कह रहे हैं कि अब शहर का कोई सफ़ेदपोश, यानी अब लेखक इस बार सफ़ेदपोश स्वयं को कह रहा है। कह रहा है कि शहर का कोई सज्जन व्यक्ति उनको सेकंड क्लास में मझले दर्जे यानी सेकंड क्लास में सफ़र करता देखे। अगर वो कोई व्यक्ति देखेगा तो कहीं पर भी मिलने पर वो ये मानेगा कि ये व्यक्ति नवाब सेकंड क्लास में सफ़र कर सकता है। आप देख सकते हैं कि नवाब, आप समझ रहे होंगे कि नवाब लोगों की कितनी ज़्यादा समस्या थी। उनकी हैसियत उतनी नहीं रह गई, वो सारी हैसियत अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दी। स्वतंत्रता के बाद तो नवाबी का नाम नहीं रहा। जो नवाब थे भी वो अंग्रेज़ों ने अपने ही समय में उनको नस्ता नाबूद कर दिया था। उनकी सारी ज़मीनें, प्रॉपर्टी, अधिकार सब छीन लिए थे। परंतु इनके अंदर के जो भावनाएं, व्यक्ति का सब छीन सकता है परंतु उसकी विचार और भावनाएं नहीं छीनी जा सकती। जैसे रस्सी जल जाती है पर उसका बल नहीं जाता। लेखक यही बताना चाहते हैं कि नवाब चले गए, नवाबी चली गई, परंतु इनके अंदर छिपी हुई ये जो इनकी विचारधारा थी वो अंत तक समाप्त ना हो सकी। उसके समाप्त न होने से इन लोगों को कितनी दिक्कत होती थी। यानी ये लोग इतने बनावटीपन में जीने लगे, इतने बनावटीपन में जीने लगे कि ये बेचारे चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते थे, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा चोला यानी एक कवर चढ़ा रखा था अपने ऊपर जिसको तोड़ पाना संभव ही नहीं था। ये तभी हो सकता था जब ये खुलकर सामने आते। लेखक कह रहा है कि नवाब साहब इसलिए चिंतित थे शायद कि उनको सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ शहर का एक सज्जन व्यक्ति देख रहा था। दूसरा, शायद वो पूर्णतया एकांत में ही सफ़र करना चाहते थे, परंतु मजबूरी में मेरे पहुंचने से वो चलती ट्रेन में मजबूर हो गए थे मेरे साथ सफ़र करने के लिए। सामने अब देखें, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। लेखक अनुमान लगा रहा है कि नवाब साहब तो खीरे खा नहीं सकते। हो सकता है कि सेकंड क्लास में अकेले रहेंगे, सफ़र काटने के लिए यानी समय काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे। और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं? लेखक अब उनके सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न था वो ये था कि अगर मेरे सामने वो खीरा खाते हैं, यानी सफ़ेदपोश यानी मेरे जैसे शहर के सज्जन व्यक्ति के सामने अगर वो खीरा खाते हैं तो ये उनकी बेइज्जती होगी और शहर में उनकी बदनामी होगी। ऐसा विचार करके भी वो लेखक बहुत परेशान लेखक कह रहे हैं कि नवाब साहब बहुत परेशान थे। इन सारी नवाब साहब के प्रेजेंटेशन यानी लेखक के सामने नवाब साहब ने जो व्यवहार किया उसके आधार पर लेखक ने ये नवाब साहब के बारे में इन सब विचारों को देखा और अनुमान लगाया। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे।